एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज मेड अप टू 250 ml। यानी आपको एक सॉल्यूशन दिया है जिसकी नॉर्मेलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, आपको पहले नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नॉर्मेलिटी आपको प्रोवाइडेड थी और आप डायरेक्ट N1V1 इज N2V2 लगा रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है, मेड अप टू 250 ml। तो पहले तो नॉर्मेलिटी निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 63, क्योंकि मोलर मास मैंने आपको बताया था 126 होता है, इनटू 250। ये नॉर्मेलिटी हो गई। इज मेड अप टू दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। NaOH की नॉर्मेलिटी 0.1 दी है, इसका वॉल्यूम आपको पूछा है। टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड NaMl। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड बोला है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। मैंने आपको बार बार बोला है जब कभी भी ये वर्ड यूज किया जाए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो इसका मतलब सिंपल है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगेगा, N1V1 इज N2V2। ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट्स और NaOH के इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 4 टाइम्स जाता है, ये 10 टाइम्स जाता है, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। V2 विल बी 4/0.1 दैट इज 40 ml। ठीक है, तो इस तरह से इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अ केमेनोफोर सॉल्यूशन M1V1 उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम है, कंप्लीटली रिएक्ट्स। अगेन कंप्लीट रिएक्शन है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगेगा। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर देता हूं। विद FeSO4 M2V2 इन एसिडिक मीडियम, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। देखो इक्विवेलेंट्स सेम होने चाहिए, यानी केमेनोफोर के इक्विवेलेंट्स दैट इज N1V1 should be equal to the equivalents of FeSO4 that is N2V2। अब हमें मोलैरिटी के बेस में बात करनी है, तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। केमेनोफोर इन एसिडिक मीडियम वैलेंसी फैक्टर इज 5, तो यहां पर हो जाएगा 5M1, ठीक है, V1 इज इक्वल टू FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें। देखो केमेनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है। Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये Fe3+ बनाएगा, यानी देयर इज अ चेंज ऑफ 1, इसलिए वैलेंसी फैक्टर इसका 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू M2V2, तो ये तो 1 तो हो गया खत्म। 5M1V1 इज M2V2, सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह से इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम मेन चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वी हैव टू स्टडी वेपर प्रेशर हियर। वेपर प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले तो समझे। एक बीकर में मैंने पानी या कोई भी लिक्विड ले लिया और उसे इस तरह से ढक दिया कि जो वेपर बनेंगे वो बाहर नहीं जाएंगे। कुकर मान लीजिए, कुकर इज द बेस्ट एग्जांपल। उसमें बस आपको ये अज्यूम करना है कि प्रेशर अंदर डेवलप होगा, वेपर बाहर नहीं निकलेगा किसी भी तरह से, सील पैक कर दिया आपने। अब ये जो पानी है ये धीरे धीरे वेपराइज होकर ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो जो खाली जगह है वहां पर प्रेशर डेवलप होना शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहां पर क्या होता है, साइमल्टेनियसली बेटा दो प्रोसेसेस होती हैं। जब वाटर वेपर में बदलता है तो आप उसे वेपराइजेशन कहते हैं, और जब वही वेपर वापस से वाटर में बदलता है तो आप उसे कंडेंसेशन कहते हैं। प्रोसेसेस दोनों हो रही हैं, लेकिन जब शुरुआत हम करते हैं यहां से तो ऊपर पूरा खाली होता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि वेपर बने। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के लिए वेपर होने भी चाहिए। धीरे धीरे जब वेपर बढ़ने लगेंगे तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, और जब वेपर बढ़ने लगेंगे तो ऊपर स्पेस कम होने लगेगी तो वेपराइजेशन घटने लगेगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये वाला रीजन पूरी तरह से हो जाएगा सैचुरेट, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। एंड वंस इट गेट्स सैचुरेटेड, उस रीजन में जो प्रेशर डेवलप होता है दैट प्रेशर विल स्टॉप इंक्रीजिंग, यानी वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा उस वक्त जो प्रेशर ये लिक्विड का वेपर इसी के सरफेस पर, यानी कि यहां पर, इसी के सरफेस पर, यानी कि यहां पर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं, इट इज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid on its own surface at the state of equilibrium। इक्विलिब्रियम किसके बीच में, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन। ये ब्लू वाला जो एरो है ये वेपराइजेशन को बता रहा है, और ब्लैक वाला जो एरो है ये कंडेंसेशन को बता रहा है। सो इट इज द
pressure exerted by the vapors of a liquid on its own surface at equilibrium. इक्विलिब्रियम पे वेपर द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर खुद ही के सरफेस पर इक्विलिब्रियम पे, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले 3 फैक्टर्स हैं। एक ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर यानी लिक्विड जितना वोलेटाइल होगा, जितनी आसानी से वेपर बना सकता होगा, उतना ज्यादा आप ऐसा कह सकते हो वो वेपर प्रेशर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 बीकर में, एक में पानी और दूसरे में पेट्रोल ले लूं, तो ऑब्वियसली पेट्रोल के अंदर वेपर बनने की संभावना बहुत ज्यादा होगी और इसलिए देयर विल बी हायर वेपर प्रेशर फॉर दैट लिक्विड। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो उतने ही ज्यादा वेपर बनाएगा। सो ये नेचर डिपेंडेंट होता है। इंटरेक्शन, जैसे वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन पेट्रोल में अगर अपन बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर इंटरेक्शन बहुत वीक होने की वजह से ये आसानी से वेपराइज हो पाते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर बनना ज्यादा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन है वो वीक होने लग जाते हैं। तीसरा, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ये अपन आगे पढ़ेंगे। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। रिलेटिव लोअरिंग एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे अगले सेक्शंस के अंदर, तो वो चीज हमें देखनी है। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करते, यानी अगर आपने पानी लिया है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया है, तो आपने उसे किस बर्तन में लिया, उस बर्तन का सरफेस एरिया कितना था, हैज नथिंग टू डू विद द वेपर प्रेशर। वाटर है, एट अ फिक्स टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर फिक्स होगा। वेसल चाहे कोई भी हो, कटोरी हो, ग्लास हो, चम्मच हो, प्लेट हो, एनीथिंग सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इस लॉ के अंदर हम वेपर प्रेशर के बारे में ही बात करेंगे। दिस इज नोन एज द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां हम 2 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस और दूसरा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस। लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में फर्क क्या है? जब दोनों लिक्विड होते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होते हैं, तो दोनों को यहां पर वोलेटाइल माना जाता है। ठीक है, इस सेक्शन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, इफ इट इज अ लिक्विड इट इज वोलेटाइल एंड इफ इट इज अ सॉलिड इट इज नॉन वोलेटाइल। हम जो सॉलिड्स लेते हैं वो नॉन वोलेटाइल है। कई सॉलिड्स, ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल भी होते हैं, बट वी डोंट कंसिडर देम इन दिस सेक्शन। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि दोनों वोलेटाइल होने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोनों लिक्विड होंगे तो बाय डिफॉल्ट हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों वोलेटाइल है। अब मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये मैथमेटिकली जो मैंने लिखा है ये उसका स्टेटमेंट है। यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। एक सॉल्यूशन आपने बनाते हो तो दोनों कंपोनेंट वेपराइज होते हैं। यहां पर अगर मैं एक लिक्विड की जगह 2 लिक्विड मिक्स कर लूं, जैसे अल्कोहल और वाटर, तो अल्कोहल भी वेपराइज होगा और वाटर भी वेपराइज होगा, दोनों ही वेपराइज होंगे। तो दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ने पर आपको टोटल प्रेशर मिलता है, और वो टोटल प्रेशर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है। ये डाल्टन्स लॉ ने बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर जो टर्म यूज करते हैं वो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, चाहे तो लिख भी सकते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड at a particular temperature is directly proportional to the mole fraction of that particular component, is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution. The partial vapor pressure of any component at a given temperature is directly proportional to its mole fraction in the solution. Solution में जो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वही पार्शियल प्रेशर के साथ सीधे सीधे, यानी मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। 1 अगर मैं सॉल्यूट को मानूं तो सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसी तरह से सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब अपन हटाते हैं तो यहां पर एक टर्म आता है P1 नॉट और यहां पर एक टर्म आता है P2 नॉट। ये दोनों क्या है? अगर मैं प्योर लिक्विड 1
लूं, जैसे यहां पर मैंने प्योर लिक्विड लिया है, यहां पर जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा उसे मैं कहूंगा P1 नॉट। अगर मैं प्योर लिक्विड 2 लूं और यहां पर मैं वेपर प्रेशर डेवलप करूं तो वो कहलाएगा P2 नॉट। ये है P1 नॉट, ये है P2 नॉट। P1 नॉट एंड P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर लिक्विड्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और P1 और P2 क्या है? इन्हीं दोनों लिक्विड्स को जब मिला देते हैं और सॉल्यूशन बना देते हैं तो उस सॉल्यूशन में से 1 का वेपर प्रेशर P1 होता है और 2 का वेपर प्रेशर P2 होता है। यानी मिलाने के बाद P1 और P2, मिलाने से पहले P1 नॉट और P2 नॉट। ठीक है, सो ये प्योर के हैं और ये सॉल्यूशन बनने के बाद के हैं। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, इट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। ये हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से, यदि मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर, यहां पर अगर दो कंपोनेंट है 1 और 2, तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना बनाएगा? तो दैट इज P1 प्लस P2, द सम ऑफ बोथ द पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, सो P टोटल इज P1 प्लस P2 एंड P1 इज P1 नॉट x1 प्लस P2 इज P2 नॉट x2। P2 is P2 not x2. So P total is P1 not x1 plus P2 not x2. P total P1 not x1 plus P2 not into x2 की जगह 1 minus x1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं sum of mole fraction of all the components in a solution is always equal to 1. तो ये यहां पर करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेगी। P total is P1 not minus P2 not into x1 plus P2। ठीक है, अच्छा अगर अपन इसके फॉर्म की बात करें तो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब आप इससे ग्राफ बनाएंगे तो इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू रीजन बट हैव एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, लेकिन इनसे जो ग्राफ बनाओगे ये स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू रीजन होंगे। इन्हीं तीनों के ग्राफ अब अपने को देखने हैं। चलिए, जिस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। एक ही ग्राफ में मैं 3 ग्राफ्स बनाने वाला हूं। दोनों साइड वेपर प्रेशर है, आप देख सकते हैं, और नीचे मोल फ्रैक्शन है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 जा रहा है, और जब अपन राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 जा रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जो इक्वेशन है वो है P1 is P1 not x1, P1 is P1 not x1। तो फर्स्ट कंपोनेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन होगा, P1 is P1 not x1 का ग्राफ। इसमें ये वाला जो पॉइंट है इस पर x1 1 है, यानी कि हियर ओनली लिक्विड 1 इज प्रेजेंट, इसलिए यहां पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर आएगा मैक्सिमम P1 नॉट। सेम चीज P2 नॉट के लिए भी होगी। ये दोनों में फर्क क्या क्यों है, ऊपर नीचे क्यों है? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर हाई आएगा, और जो लिक्विड कम वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। ये ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन द वे यू प्लॉट द ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाला, दिस इज ऑफ द फॉर्म P total is P1 not minus P2 not into x1 plus P2, यानी y is equal to mx plus c। देखिए इस पे एक इंटरसेप्ट है, ठीक है, P2 नॉट, ये रहा हमारा इंटरसेप्ट c। ठीक है, P2 नॉट, और ये ग्राफ आपका बन गया। आपसे अगर पूछें इसका स्लोप बताइए तो आप कहेंगे P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ठीक है, चलिए एक चीज और इसमें है, जब वेपर बनते हैं तो वेपर में 1 और 2 कंपोनेंट का कुछ प्रोपोर्शन आता है, एग्जैक्टली वो नहीं आता जो सॉल्यूशन में है। देखो एक सिंपल सी चीज आपको बता दूं, राउल्ट्स लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट डील्स विद आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बेसिक थोड़ा आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं थोड़ा आइडिया आपको इन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का आगे आने वाले सेक्शंस में दूंगा, और उसमें हम बात करेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जैक्टली होते क्या हैं। बट सिंपल रूल बता दूं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनको मिक्स करके जब आप रखते हो और वेपर प्रेशर डेवलप करते हो तो वेपर फेस में जो कंपोनेंट्स जाते हैं उनके मोल फ्रैक्शंस में डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। देखो एक सिंपल सी चीज है, x1 एंड x2 क्या है, तो आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। यहां पर हमने एक नई टर्मिनोलॉजी को लिया है y1 एंड y2।
What is y1 and y2? y1 and y2 is the mole fraction of the same components when they get into the vapor phase. तो जब वो वेपर फेस में चले जाते हैं तो y1 और y2 हो जाते हैं, जब वो लिक्विड फेस में होते हैं तो x1 और x2 होते हैं. ये ध्यान रखना है. सो जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू विद द टर्मिनोलॉजी, मोल फ्रैक्शन को हम y से इंडिकेट करते हैं जब वो वेपर फेस में हो, और वेपर फेस में गैस होने की वजह से उस पर डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो जाता है, और डाल्टन्स लॉ कहता है प्रेशर ऑफ द गैस इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस. सो प्रेशर ऑफ गैस से P1 इज P total into y1, P2 is P total into y2. अब आप सोच रहे होंगे P1 P2 P total क्या है, तो ये P1 P2 और P total यही तीनों हैं जो यहां से हमने उठाए हैं. तो आप P1 को P1 नॉट x1, P2 को P2 नॉट x2 और P total को P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 बोल सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ राउल्स लॉ, जहां पर दोनों वोलेटाइल थे. अब सेकंड केस बहुत आसान हो जाएगा, वहां पर हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस होंगे, और सॉलिड लिक्विड में सॉलिड को आपको नॉन वोलेटाइल मानना है, यानी सॉल्यूट का कंपोनेंट यानी फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा हमारा गायब. ठीक है, इसके बारे में अपन अगले सेक्शन के अंदर बात करेंगे. ठीक है, सेकेंड केस ऑफ राउल्स लॉ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस. क्या फर्क है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस में? यहां पर जो ये वाला कंपोनेंट होता है, दिस वन, दिस इज नॉन वोलेटाइल. ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट यानी कि शुगर इन वाटर अगर अपन ने बनाया, सॉल्ट इन वाटर बनाया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अपन ने पानी में या किसी भी चीज में घोला, तो वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का केस होगा. और सॉलिड्स वोलेटाइल नहीं होंगे, दे विल बी नॉन वोलेटाइल. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ वन, क्योंकि वन में दोनों वोलेटाइल थे, तो हमने दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर्स को कंसिडर किया था. यहां पर केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट वोलेटाइल नहीं है. तो सॉल्यूट कंपोनेंट, सॉल्यूट का जो पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट का वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, यानी P1 सॉल्यूट के लिए हम बोलते हैं, तो P1 नॉट x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉलिड है. तो जब आप इक्वेशन देखते हो P टोटल इज P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, तो P1 नॉट x1 0 हो गया, तो P टोटल बिकम्स P2 नॉट x2, दैट इज सिंपली P2. यानी सेकेंड के वेपर प्रेशर को ही आप टोटल कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं. और ग्राफ बनेगा यहां से y इज इक्वल टू mx का, P टोटल ले लो वेपर प्रेशर चाहे आप, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx का ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन का ग्राफ होगा. P2 इज P2 नॉट x2 या P टोटल इज P2 नॉट x2, ये ग्राफ बनेगा. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, मैं आपको पहले भी बोला था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से वेपर प्रेशर लोअर होता है. वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन गेट्स लोअर्ड बाय एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. क्यों होता है ऐसा, समझते हैं. मैंने 2 बीकर लिए, एक में पानी लिया, दूसरे में भी पानी लिया, लेकिन दूसरे में पानी के अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया नॉन वोलेटाइल, नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया. सेकेंड वाला सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्वेंट है. ठीक है, ये पहला जो सॉल्वेंट है और दूसरा वाला सॉल्यूशन है. सॉल्वेंट मतलब केवल पानी है, तो सरफेस पे इसके केवल पानी के पार्टिकल्स होंगे, और ये जो पार्टिकल सरफेस पे हैं ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे, जैसा कि अपन ने लास्ट सेक्शन में सीखा था. जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो अब आपको इसमें सेकंड कंपोनेंट भी देखने को मिलेगा, दैट इज सॉल्यूट. जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो और मिक्सचर होमोजेनस होता है, हम जानते हैं ट्रू सॉल्यूशंस का. होमोजेनस मिक्सचर होने की वजह से क्या होगा, होमोजेनस मिक्सचर होने की वजह से ये होगा कि सरफेस पे जो सॉल्वेंट थे उनको रिप्लेस करके कुछ सॉल्यूट आ जाएंगे, जैसे कि ये दोनों जो पार्टिकल आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्टिकल सॉल्यूट के हैं एंड दे आर नॉन वोलेटाइल. इस बार जो वोलेटिलिटी होगी वो केवल इन 3 पार्टिकल्स में होगी. अब आप सिंपल सी चीज समझो, फर्स्ट वाले एग्जांपल में 5 पार्टिकल की वजह से वेपर प्रेशर डेवलप होगा, और सेकंड वाले केस में केवल 3 की वजह से डेवलप होगा, तो दूसरे केस में वेपर प्रेशर कम होगा. तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गई, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, एंड दिस इज द फैक्ट. ठीक है, चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा वेपर प्रेशर गेट्स लोअर्ड, और वेपर प्रेशर इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझते हैं? मैथमेटिकली हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर.
आपके लिए ये वर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नया नहीं है, ठीक है, जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे नहीं। दोज प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव लोवरिंग, अब पहले तो हम समझे लोवरिंग क्या होता है। प्योर था 10, सॉल्यूशन बनने के बाद हो गया 8, तो लोवरिंग कितने की हुई? 2 की। तो पी नॉट प्योर का है, पी जो है ये सॉल्यूशन का, पी नॉट इसका है, पी नॉट इसका है, पी इसका है, तो कितना कम हुआ? पी नॉट माइनस पी। तो ये वाला जो पार्ट होता है पी नॉट माइनस पी इज कॉल्ड एज लोवरिंग। नाउ व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग? लोवरिंग विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग। तो लोवरिंग टू ओरिजिनल के रेशो को रिलेटिव लोवरिंग कहा जाता है, ठीक है। लोवरिंग विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल के रेशो को रिलेटिव लोवरिंग कहा जाता है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछें तो ये पूरा बताना है। नाउ ये जो पार्ट है इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट आपने यहां कितना मिलाया, जितना ज्यादा मिलाओगे सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल उतने ज्यादा दिखेंगे, और जितने ज्यादा सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे सॉल्वेंट उतने ही कम होते जाएंगे। और इस वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट जैसे जैसे ज्यादा होगा वो सीधे सीधे रिलेटिव लोवरिंग को बताएगा, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड, बट डेरिवेशंस का यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने सीधे इक्वेशन लिख दी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइंड। तो अगर आप इसको और एक्सपांड करना चाहें तो ये हो जाएगा W1 by M1 अपॉन W1 by M1 प्लस W2 by M2। ये देखने में और लिखने में आसान लगता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए इसी का एक ऑल्टरनेट फॉर्म, इसी फॉर्मूले का एक ऑल्टरनेट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, नो अप्रोक्सीमेशन जस्ट ऑल्टरनेट। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? आप ये मान लो, देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है वो मैं बता देता हूं। अज्यूम करो कि N1 इज मच लेस देन N2। अगर N1 मच लेस देन N2 होगा तो N2 प्लस N1 की वैल्यू N2 के बराबर हो जाएगी। N1 प्लस N2 विल बी अप्रोक्सीमेटली N2, नीचे N2 आ जाएगा। ये तो हुआ अप्रोक्सीमेशन, लेकिन आप इस अप्रोक्सीमेशन का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन के लिए। आप जो यूज करेंगे वो होगा ये, दिस इज एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम फॉर्मूला। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, जस्ट इसी से बनाया गया ये दूसरा फॉर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। कब कब वो काम आएगा, कब कब ये काम आएगा? सिंपल चीज है, ये टर्म रिलेटिव लोवरिंग होता है, ये नहीं। फर्क क्या है? यहां पर डिनोमिनेटर में पी नॉट है, यहां पर डिनोमिनेटर में पी है। आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन रिलेटिव लोवरिंग है, तो रिलेटिव लोवरिंग इज लोवरिंग विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो ओरिजिनल तो पी नॉट है ना, पी थोड़ी है, तो रिलेटिव लोवरिंग इसी को कहेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन पूछे फाइंड रिलेटिव लोवरिंग, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। जब आपको क्वेश्चन कहे फाइंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोलैलिटी, मोलैलिटी क्यों बोला मैंने? क्योंकि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे तो मोलैलिटी बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पूछा हो, मोलैलिटी पूछी हो सॉल्यूशन की, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा हो, यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। मास, मोलर मास, मोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सेकंड फॉर्मूला यूज करो। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा इससे भी, और इससे भी करोगे तो मिलेगा, लेकिन इससे लेंदी हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये अल्टरनेट फॉर्म मैंने आपके लिए बनाया है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये अल्टरनेट फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। कब वो करना है? रिलेटिव लोवरिंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन लोवरिंग में आप इसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि लोवरिंग होता है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लोवरिंग, दिस इज कॉल्ड एज लोवरिंग, पी नॉट माइनस पी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा आपको लोवरिंग के लिए ये चाहिए कि ये चाहिए, आपको वो देखना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो फॉर्मूले खैर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको यूज करना है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सेक्शन। इस सेक्शन में यानी राउल्ट्स लॉ यहां पर हो जाता है खत्म। अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ।
वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय, जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन से एक मिक्सचर का वेपर प्रेशर इंडिकेट हो रहा है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों ही वोलेटाइल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो आप सिंपल सी एक ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने की। आप कोशिश कर रहे होंगे कि इसको हमने एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला पढ़ा था राउल्स लॉ के अंदर, पी नॉट 1 माइनस पी नॉट 2 इंटू एक्स टू, वो जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था उस फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो क्या करो, एक बार पुट करो एक्स बी को 0 और दूसरी बार पुट करो एक्स बी को 1। जब आप एक्स बी को 0 पुट करोगे यानी एक्स बी कंपोनेंट है ही नहीं, तो प्योर ए है तो ये पी नॉट ए को इंडिकेट कर देगा। और जब आप एक्स बी को 1 पुट करोगे तो केवल बी ही है तो ये पी नॉट बी को इंडिकेट कर देगा। तो एक्स बी इज 0 पी नॉट ए, एक्स बी इज 1 पी नॉट बी। एक्स बी को 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, पी नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 235, ठीक है। और एक्स बी को जब आप 1 पुट करोगे तो 235 माइनस 135 यानी कि ये हो जाएगा 100। सिंपल सा रूल है, आपको एक बार पी नॉट ए को 0 पी नॉट बी को 0 पुट करना, सॉरी एक्स बी को 0 पुट करना है और एक बार एक्स बी को 1 पुट करना है। जब आप एक्स बी को 0 पुट करोगे तो बी है ही नहीं तो प्योर ए का वेपर प्रेशर आ जाएगा। जब आप एक्स बी को 1 पुट करोगे तो पूरा बी ही है तो बी का प्योर वेपर प्रेशर आ जाएगा। दोनों के सिंपल सिंपल आंसर आ गए। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का आपके लिए होमवर्क में रखा है मैंने, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, ट्राई कीजिए, इट इज वेरी इजी एंड सेम एज द फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये राउल्स लॉ का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। 300 केल्विन पे 32 ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। पी टोटल निकालना है। पी टोटल का फॉर्मूला होता है पी नॉट 1 x1 प्लस पी नॉट 2 x2। चलिए x निकालने के लिए सबसे पहले तो मोल निकालें। मोल्स ऑफ मिथेनॉल CH3OH आर 32 डिवाइडेड बाय मिथेनॉल का मोलर मास 32, सो 1। मेरे ख्याल से ये लिखने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास के बच्चों के लिए ऐसा लिखना पड़ता है 32/32, जरूरत नहीं है। और यहां पर अगर अपन इथेनॉल की बात करें C2H5OH की तो 23 डिवाइडेड बाय इथेनॉल का मोलर मास 46 होता है, तो ये हो गया 0.5। चलिए दोनों के मोल आ गए तो अब मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। X फॉर CH3OH विल बी, CH3OH का मोल्स 1 अपॉन टोटल मोल्स 1.5, 1 अपॉन 1.5 इज नथिंग बट 2/3, ठीक है। उसी तरह से अगर अपन X फॉर C2H5OH की बात करें तो दैट इज 0.5 अपॉन 1.5, 0.5 अपॉन 1.5 होता है 1/3। क्या किया हमने, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल, उसी तरह से मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल। टोटल 1.5 है तो डिनोमिनेटर में दोनों के 1, यहाँ 0.5/1.5 आएगा, ये 1/3 होता है। आपके पास में x आ गया, आपके पास में पी नॉट भी है। पी टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, पी नॉट मिथेनॉल इंटू एक्स मिथेनॉल प्लस पी नॉट इथेनॉल इंटू एक्स इथेनॉल। पी नॉट मिथेनॉल इंटू एक्स मिथेनॉल प्लस पी नॉट इथेनॉल इंटू एक्स इथेनॉल। पी नॉट मिथेनॉल 90, एक्स मिथेनॉल 2/3 प्लस पी नॉट इथेनॉल 51, एक्स इथेनॉल 1/3। ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 17, सो 77 mmHg। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप बेसिक राउल्स लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोल ही दिया है, आपका होमवर्क है। अगले सेक्शन में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A and 4 moles of B is 540. If 1 mole of B is added to the solution, vapor pressure increases by 8. यहां पर दो इक्वेशंस बनेंगी बेसिकली। देखो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करें। फर्स्ट केस में Na 1 है, Nb 4 है, XA 1/5 होगा, XB 4/5 होगा। सेकंड केस में Na तो 1 ही है, लेकिन Nb
1 मोल ऑफ बी इज एडेड, तो बी पहले 4 था, अब 5 हो गया, तो XA की वैल्यू हो जाएगी 1/6 और XB की वैल्यू हो जाएगी 5/6। ये हो गया सेकेंड केस। तो हमको बेसिकली ये चाहिए दोनों, फर्स्ट और सेकेंड केस के। अब आपको दो इक्वेशन बनानी है। पहले केस में P टोटल 540 है, P0A हमको निकालना है, इंटू XA इज 1/5 प्लस P0B भी हमको निकालना है, इंटू XB इज 4/5। दिस इज इक्वेशन 1। अब वो क्वेश्चन कह रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बाय 8, तो ये हो जाएगा 548 P0A इंटू 1/6 प्लस P0B इंटू 5/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप इन दोनों को आपको दो इक्वेशन वाले फॉर्मूले कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा। P0B इज 588 एंड P0A इज 348। ठीक है, 588 और 348 इसके आंसर्स आने चाहिए। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन आर 900 and 360 torr. XB x बेंजीन इन द मिक्सचर, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 760 mmHg। क्यों mmHg में ले रहा हूं? क्योंकि, या टॉर भी कह सकते हो आप इसको। टॉर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो वैल्यूज आपको दी हुई टॉर में है। सो P टोटल फॉर्मूला क्या लगेगा? P टोटल इज P0B XB plus P0T XT. P total is 760 is equal to P0B बेंजीन का 900 XB plus 360 XT। 760 is equal to 900 XB plus 360 into 1 minus XB। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 760 इज इक्वल टू 900 XB प्लस 360 माइनस 360 XB। इसको 360 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 900 XB माइनस 360 XB विच इज 540 XB। देयरफॉर XB की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 400/540। 5/7 8 7 56 होता है। 5/7 के लगभग इसका आंसर आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन है, बाकी आप कैलकुलेशन एग्जैक्ट कर लेना। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 400। 5 grams ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 50 grams ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास 60 है। लोअरिंग ऑफ 12 mmHg इज ऑब्जर्व्ड। मोलर मास निकालना है। मोलर मास जब भी निकालना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं P0 minus P upon P is W1 upon M1 into M2 upon W2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। लोअरिंग इज P0 minus P, जो आपको 12 दिया हुआ है, तो ऊपर सीधे 12 रख दीजिए। दिस इज 12 एंड P0 इज 400। 400 minus P is 12, so P is 388। ठीक है ना, P निकालना है, ध्यान रखें, ये आपको P0 दिया हुआ है। लोअरिंग हुई 12 की, तो P कितना हो जाएगा? 400 minus 12 that is 388 is equal to W1 when 5 grams of non volatile solute। ठीक है, इसका आपको मोलर मास निकालना है। M2 आपको कितना दिया हुआ है? 60 और W2 आपको दिया है 50। ये कैंसल 6 से ये 2 times कैंसल। सो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी 194। अब आप इसमें ध्यान देना, अगर बाय चांस आपने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन लेकर कर दिया तो इसका आंसर 200 आएगा, एंड विच इज रॉन्ग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपको मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम इस इक्वेशन का यूज करें। रिलेटिव लोअरिंग वाली इक्वेशन का यूज तभी करें जब मोल फ्रैक्शन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसी
इक्वेशन पे बेस्ड लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास आपको 40 दिया है, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। देखो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो प्योर वेपर प्रेशर को 100 मान लीजिए, फॉर्मूला यही लगेगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा। प्योर 100 है, रिड्यूस होकर 80 हो गया, यानी P इज 80। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय और रिड्यूस टू का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिड्यूस टू 80 है, मतलब 100 से 80 हुआ। रिड्यूस बाय 80 होता तो 100 में से 80 चला जाता तो 20 रहता। ठीक है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपको निकालना है। मोलर मास इज 40, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन C8H18 अगर आप निकालोगे तो 114 आएगा, और ये भी 114 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो W1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू शुड गेट दिस 10 ग्राम्स। देखो आ रहा है 20/40 इज 1/4, और ये 40 है, उधर जाएगा 40/4 बिकम्स 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg एट 373 केल्विन। तो आपको P दिया हुआ है 750, लेकिन P नॉट नहीं दिया। अब आपको ध्यान रखना है 373 केल्विन 100 डिग्री होता है, और वाटर एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया, यानी पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन है, और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। और 100 डिग्री, देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है अपन आगे भी पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं, क्वेश्चन में काम आएगा। Boiling point is that temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। तो 373 केल्विन पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इस वक्त इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है आपको। मोल फ्रैक्शन के लिए हम डायरेक्ट रिलेटिव लोगरिथम का फॉर्मूला लगाते हैं। P नॉट इज 760 बिकॉज एट बॉइलिंग पॉइंट the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, और atmospheric pressure 180 m या 760 mmHg होता है, minus P of the solution is 750 upon 750। ठीक है, तो ये हो गया 760 minus 750, P नॉट minus P upon P नॉट, सॉरी, तो यहां पर 750 नहीं आएगा, 760 आएगा, is the mole fraction of the solute। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1/76। अब आपको बोला है मोलैलिटी बताइए, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का एक रिलेशन हमने पढ़ा था, वो मैं यहाँ लिख देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज स्मॉल m अपॉन, याद है आपको, स्मॉल m प्लस 1000 बाय m2। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर जब आप x1 को रखेंगे 1/76 इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस 1000 बाय 18। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके मोलैलिटी का वैल्यू निकालिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है। मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका आंसर बताऊंगा, आप इसके आंसर को कैलकुलेट कीजिए। दिस इज योर असाइनमेंट, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, चलिए, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपके लिए एक सेल्फ रीड असाइनमेंट है, उसको मैं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देता हूं। यहाँ पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिए हुए, आप एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने जब राउल्स लॉ पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने वहां पर बात की थी। नाउ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है, ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के डिविएशंस होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। देखो एक सिंपल चीज बता दूं, राउल्स लॉ में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, P टोटल इज P1 प्लस P2, P1 इज P1 नॉट X1, P2 इज P2 नॉट X2। अगर कोई सॉल्यूशन इन इक्वेशंस को, ठीक है, फॉलो करता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे यदि कोई सॉल्यूशन इन इक्वेशंस को फॉलो करता है तो आप कह सकते हो कि वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। यानी दोज सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। यानी P1 should be equal to P1 not X1, P2 should be equal to P2 not X2।
एंड पी टोटल शुड बी इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करें एंथैल्पी के चेंज की, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज। ठीक है, डेल्टा एस किसी भी सॉल्यूशन के लिए मिक्सिंग करने पर हमेशा बढ़ता है, सो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग जो है वो 0 होता है। डेल्टा एच ऑफ द मिक्सिंग जो है वो 0 होगा। ठीक है, डेल्टा एस बढ़ेगा, डेल्टा जी कम होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और डेल्टा वी ऑफ द मिक्सिंग भी 0 होगा। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम में आपको नेग्लिजिबल चेंज भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। इनके अंदर दो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के होते हैं उनमें इंटरेक्शंस भी सेम होते हैं। 1-1 यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट, 2-2 यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट, 1-2 यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो 1-1, 2-2 एंड 1-2 इंटरेक्शंस जो हैं ये इक्वल होते हैं। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो द इंटरेक्शंस आर सेम इन सच सॉल्यूशंस। लेकिन जब अपन नॉन आइडियल पे आते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, यानी P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2 एंड P टोटल इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। सिंपल रूल है, ये बराबर नहीं होते हैं। अब ये क्या होता है, नॉन आइडियल का मतलब वो आइडियल यानी कि राउल्स लॉ से डिविएट कर रहा है। अगर ये इक्वल नहीं है तो या तो P1 ग्रेटर देन P1 नॉट x1 होगा और या फिर P1 लेस देन P1 नॉट x1 होगा। सिंपल रूल है, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड आ रही है, आपने एक्सपेक्टेड का मतलब होता है थियोरेटिकल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू आएगी P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 को कैलकुलेट करके। वो वैल्यू यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तुलना में कम है तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कम है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट से हम एक्सपेक्ट वैल्यू कर रहे हैं, तो इफ दैट इज ग्रेटर ऐसे डिविएशन को हम पॉजिटिव कहते हैं, इफ दैट इज स्मॉलर देन ऐसे डिविएशन को हम नेगेटिव कहते हैं। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा वी लेस देन 0, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी नेगेटिव। ये चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है। जब हम पॉजिटिव डिविएशन की बात करें तो वेपर ज्यादा बनता है, और वेपर ज्यादा तब बनता है जब 1-2 इंटरेक्शन इज स्मॉलर देन 1-1 और 1-2, 1-1 और 2-2। 1-2 इंटरेक्शन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जब वीक होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू आएगी, दैट इज पॉजिटिव डिविएशन। नेगेटिव में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसकी डिटेल्स विद एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दी हुई है। मैं सजेस्ट करूंगा बेस्ट यही है कि जो एनसीईआरटी में दिया है उसे आप इसके लिए पढ़ लीजिए। और एक और टॉपिक इसके अंदर छोटा सा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो बनाते हैं जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो बनाते हैं जो पॉजिटिव डिविएशन शो। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं और वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनके दोनों कंपोनेंट्स एक ही टेम्परेचर पे वेपराइज होकर बाहर आए, एक ही टेम्परेचर पे वेपराइज होकर बाहर आते हैं, उन्हें हम एजियोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कहते हैं। जनरली होता क्या है, जैसे अल्कोहल और वाटर है, एक एग्जांपल लिया हमने, अल्कोहल और वाटर है। अब आप अल्कोहल वाटर को हीट करोगे तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल होता यह है कि अल्कोहल कंपैरेटिवली लेस बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए पहले वेपराइज होगा और वाटर बाद में। लेकिन अगर आप इनका एक स्पेसिफिक मिक्सचर ले, 98% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर अगर अपन लेते हैं तो ये एक एजियोट्रोप है, और इसमें इथेनॉल और वाटर दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। यहां पर क्या होता है, 1-2 इंटरेक्शन इज वीकर देन 1-1 और 2-2, क्योंकि वाटर वाटर का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो 1-2 इंटरेक्शन वीकर है तो एक नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल होता है, और इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के एग्जांपल में आएगा। एनसीईआरटी में से ये दोनों टॉपिक पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो डाउट आपके डाउट ग्रुप्स जो हैं उसमें आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास में किसी चीज से मिलने वाले पार्टिकल्स, किसी सॉल्यूट से मिलने वाले पार्टिकल्स 100 हैं एक सॉल्यूशन में, और किसी दूसरे सॉल्यूट से मिलने वाले पार्टिकल भी 100 हैं, तो इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। इस बात का आपने को ध्यान रखना है। क्लियर? यानी इट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लो
आप NaCl लेते हो, आप अगर NaCl के 50 पार्टिकल लोगे तो टोटल उसके अंदर जो पार्टिकल बनेंगे वो 100 होंगे, क्योंकि NaCl टूट के 100 बनाता है, और ग्लूकोज के 100 लोगे तो वो 100 ही बनाएगा, टूटता नहीं है। तो यहाँ भी 100 है, यहाँ टूटने के बाद 100 है। अगर पार्टिकल सेम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की होती हैं। पहली हम ऑलरेडी पढ़ चुके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सेक्शन में हम 2 पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। चलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूशन जब आप बनाओगे, व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहाँ पर TB जो है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और TB नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो TB नॉट ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एलिवेशन का मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा TB इज कॉल्ड एज एलिवेशन, which is TB minus TB नॉट, क्योंकि TB ज्यादा है। ठीक है, नाउ डेल्टा TB अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। यहां पर हमने मोलैलिटी क्यों लिया? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दे पाती हैं। यहां पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यहां Kb आ जाता है। Kb इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज आल्सो नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये तीनों इसके नाम हैं। इसकी यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये केल्विन है, ये मोल पर केजी होता है, ऊपर जाके किलोग्राम पर मोल हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, आप इसको सीधे याद कीजिए। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी Kb की वैल्यू फिक्स होगी यदि सॉल्वेंट फिक्स है। तो पानी के अंदर आप ग्लूकोज डालो या सुक्रोज डालो या फ्रक्टोज डालो या सॉल्ट डालो, फर्क नहीं पड़ता, पानी अगर है तो Kb की वैल्यू भी फिक्स होगी। ठीक है, Kb कैसे निकाला जाता है? ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपको याद करना होगा, M2 R TB नॉट द होल स्क्वायर बाय डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन इन 2000, और यहां पर डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय M2, ये रहा, डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय M2 इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो M2 को नीचे लाएंगे तो ये वाला टर्म लेटेंट हीट हो जाएगा, R TB नॉट दिस होल स्क्वायर बाय latent heat of vaporization in 2000. What is the difference between delta H and latent heat of vaporization? ये पर मोल के लिए डिफाइंड है और ये पर ग्राम के लिए डिफाइंड है। तो पर मोल को पर ग्राम में बदलना है तो ऑब्वियसली मोलर मास से डिवाइड करेंगे। M2 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, 2 सॉल्वेंट के लिए 1 सॉल्यूट के लिए। फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था ये बात मैंने, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां आते हैं, बाकी सब टर्म्स आप जानते हो। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ हमें कैसे बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज देखने को मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, ऐसा आपको कैसे पता लगता है? तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले तो डेफिनेशन मैंने आपको पिछले सेक्शन में क्वेश्चन कराया था, उसमें भी बताया था, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है, ये हमारा सॉल्वेंट है, उससे बना हुआ सॉल्यूशन है और उससे बना हुआ एक और सॉल्यूशन है। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन बनाते देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ड्रॉप होता जाता है। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ा, जिस पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेयर को टच कर गया उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए जिस पॉइंट पे टच कर गया उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 1, और जो सेकेंड सॉल्यूशन है वो जिस पॉइंट पे टच कर गया उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब एलिवेशन किसको कहते हैं? कितना बढ़ा, तो TB नॉट से TB1 गया, दैट इज डेल्टा TB1, और TB नॉट से TB2 गया, दैट इज डेल्टा TB2। यानी सिंपल आपको ये चीज देखनी है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जिस पॉइंट पे वो 1 एटमॉस्फेयर को टच करता है वो एक हायर टेम्परेचर होता है, और सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? तो सिंपल सी चीज है, जो जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो 2 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1। ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन कम, तो सेकंड सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन दी
फर्स्ट, बिकॉज सेकंड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में ज्यादा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अब आपको इसी से मिलता जुलता एक और टर्म बताते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का ज्यादा होता है और जब आप उसमें सॉल्यूट डाल देते हो तो कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट प्योर का कम होता है, जब आप उसमें सॉल्यूट डाल देते हो तो वो बढ़ जाता है। तो दोनों के फॉर्मूले को देखो, यहां है टीबी माइनस टीबी नॉट क्योंकि टीबी नॉट छोटा है, यहां टीएफ नॉट माइनस टीएफ है क्योंकि टीएफ नॉट बड़ा है। वेरी सिंपल, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सेम एज दिस। अच्छा, टीएफ नॉट और टीएफ क्या है? टीएफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहीं से बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसमें और उसमें फर्क यह है कि जहां आपने बॉइलिंग पॉइंट लिखा है वहां आपको फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है, बस इतना सा फर्क है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम, बॉइलिंग पॉइंट प्योर का कम होता है और सॉल्यूशन का ज्यादा। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ इज केएफ इनटू एम। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट था केबी, यहाँ पर फ्रीजिंग के लिए जो कांस्टेंट है उसे हम केएफ बोलते हैं। केएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखो, जहां पर टीबी नॉट है वहां पर टीएफ नॉट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वेपोराइजेशन है, क्योंकि जब अपन बॉइलिंग की बात करते हैं तो वेपोराइजेशन होता है, और जब अपन फ्रीजिंग की बात करते हैं तो फ्रीजिंग का मतलब फ्यूजन से रिलेटेड है, सॉलिड टू लिक्विड इंटर कन्वर्जन, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। बाकी यहां पर भी वही है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय m2, जैसे यहां पर डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाय m2 वाज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वैसे यहां पर फ्यूजन के लिए हो जाएगा। यूनिट सेम है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये भी सेम है। यानी अगर आप ये देखो तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट्स लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फर्क ये है कि जब अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनने पर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of solid solvent and liquid solvent becomes equal। जिस पॉइंट पर सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। छोटी क्लासेस में जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी थी मैं उनको भी एक बार दोहरा देता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिस पॉइंट पर कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाए, बहुत सिंपल, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े और इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट की बात करें तो वो टेम्परेचर जिस पे इक्विलिब्रियम आ जाता है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, यानी द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड वाइस वर्सा इज इक्वल, यानी देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेस, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड एट द सेम रेट, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पे, जैसे वाटर के लिए 0 डिग्री पे वाटर आइस इंटर कन्वर्जन का रेट सेम हो जाता है, वाटर से आइस का बनना और आइस से वाटर का बनना, इनका रेट सेम हो जाता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और जो टेक्निकल डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन चैप्टर के हिसाब से बात करें, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट इज सेम। और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको ग्राफिकली समझाएंगे कि ये कैसे हो जाता है। देखो, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, दूसरा ग्राफ जो है सॉल्यूशन 1 का है। आपने इस लिक्विड सॉल्वेंट में थोड़ा सॉल्यूट डाल के बनाया, थोड़ा और सॉल्यूट डाल के दूसरा सॉल्यूशन बना दिया। अब आपको देखना है कि ये दोनों ग्राफ कहां मिल रहे हैं, क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जहां पर सेम होगा उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। सॉल्यूशन 1 के लिए आपको देखना है ये कहां मिल रहे हैं, उसी तरह सॉल्यूशन 2 या जितने भी सॉल्यूशन बनाएंगे आपको देखना है कि सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन को कब टच कर रहा है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो TF नॉट, TF1, TF2। अब आप देखो TF नॉट प्योर है सबसे ज्यादा, TF1 कम हो गया, TF2 और कम हो गया। तो पहला वाला जो गैप आप देख रहे हैं ये TF1 है, और जो दूसरा यानी फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से सेकंड का गैप TF1 डेल्टा TF1 है, फर्स्ट से सेकंड का गैप डेल्टा TF2 है। क्लियर? तो इस तरह से आप ग्राफिकली समझ सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आता है। आपको मेजरली फॉर्मूले यूज करने होते हैं,
जो दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम या केबी इंटू एम, केबी आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, और डेल्टा टीएफ इज केएफ इंटू एम, यहां पर आपको केएफ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड 4 खत्म हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेस पर। लेट अस स्टार्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 80.2। ठीक है, a solution of 5.5 grams of solute in 100 grams of water boils at 81.3। अब देखो इधर, ये 80.2 है, ये 81.3 है। सॉल्यूशन बनने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन आया डेल्टा टीबी दैट इज 1.1 इज इक्वल टू केबी 2.7। फॉर्मूला लगा रहा हूं, डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम, यही फॉर्मूला था। ये डेल्टा टीबी है 81.3 माइनस 80.2 इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5.5 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। सो ये 100 हो गया। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1.1 से ये जाएगा 5 टाइम्स, ये हो गया 10। 27 इंटू 5 135 होता है। सो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 135। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है इसी तरह का, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.86 grams of solute in 25 grams of acetone if 100 gram acetone produces elevation of 17 Kelvin per mole। देखो समझना, जो यूनिट होती है केबी की वो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम होता है, और ये जो है 100 ग्राम है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं 1000 ग्राम एसीटोन लेता तो एलिवेशन कितना होता। अब यहाँ यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा, आप इस बात को समझो। एलिवेशन of 17 Kelvin for 100 ग्राम एसीटोन। ठीक है, अब समझना, एसीटोन 100 ग्राम था, आपने एक पर्टिकुलर हीट दिया तो उसका टेम्परेचर 17 केल्विन बढ़ गया। अब आपने इसका टेम्परेचर जो है, आपने इसका अमाउंट जो है 10 गुना बढ़ा दिया। सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बर्तन में आपके पास 10 ml पानी है और दूसरे बर्तन में आपके पास 100 ml पानी है। यदि हम दोनों को सेम हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? सेम हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर कम वाले का बढ़ेगा, और जितना कम होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो सिंपल सी चीज है, 100 ग्राम के लिए अगर 17 केल्विन है तो 1000 ग्राम के लिए जो एलिवेशन होगा वो 1.7 केल्विन होगा। एलिवेशन ऑफ 1.7 केल्विन 1000 ग्राम एसीटोन के लिए। ये जो है एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ केबी, क्योंकि ये पर किलोग्राम के लिए, आप इसमें यूनिटरी नहीं लगा सकते कि 10 100 के लिए इतना तो 1000 के लिए कितना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। आप जितना कम लिक्विड लोगे उतना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जितना ज्यादा लिक्विड लोगे उतना कम आएगा। अब मैंने ज्यादा में 1000 ही क्यों लिया? क्योंकि यूनिट ऑफ केबी हैज किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, तो आपको 1000 ग्राम के लिए देखना पड़ेगा, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ केबी। केबी आ गया 1.7। बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले हमें डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, दैट इज केबी 1.7 इंटू एम, मोलैलिटी 1.86 grams of solute in 25 grams of acetone. So 0.86 grams of solute into 1000 upon molar mass 86 into 25 grams of acetone, ये रहा 25। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट आपको सोल्यूट का यानी कि दे ही दिया है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 86 दे रखा है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 86 रख दिया हमने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन 56.2 है। डेल्टा टीबी निकालेंगे तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसे अपने ऐड करना पड़ेगा इसमें, उतना एलिवेशन आया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट हटेगा, ये 2 जीरो चले जाएंगे, 86 और 86 यहाँ पर चला गया। ठीक है, सो दिस इज 5 से 2 टाइम्स,
दिस इज 5 से 5 टाइम्स, ठीक है। ये जो है 17 अगर होता तो पॉइंट, जैसे 17 है तो 5 3 जा 15 होता है, तो 0.3204, तो 0.34 इसका एलिवेशन आ गया। अब आपको पूछा है बॉइलिंग पॉइंट बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्योर का बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन डेल्टा टी बी, क्योंकि डेल्टा टी बी इज टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी नॉट आपको दे रखा है 56.2, तो 56.2 और 0.34 आप इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, 0.7 इंटू 2, ठीक है ना, 3.4 नहीं, तो ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। देखो 0.34 डिवाइडेड बाय 5, 34 डिवाइडेड बाय 5 लगभग 0.7 होना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 0.7 रख देंगे अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 56.9 डिग्री सेल्सियस। 88 इसका एग्जैक्ट आंसर आता है, क्योंकि 0.68 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट व्हिच बॉइल्स एट 373.26 केल्विन। 373.26 पे बॉइल हो रहा है, यानी इसका एलिवेशन है 0.26, इसलिए क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 373 केल्विन। तो डेल्टा टीबी इज 0.26 इज इक्वल टू केबी इज 0.52 इंटू, इधर ध्यान से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 को मैं 100 इंटू 10 रख रहा हूं, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे एक्यूरेट आता है, लेकिन अगर ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं हो तो आप इसको यूज कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। हालांकि ये परसेंटेज नहीं होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। सो दिस इज परसेंटेज W बाय W अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो यहां से 0.26 is equal to 0.52 into percentage W by W into 10 upon molar mass। मोलर मास आपको 150 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, यानी 15/2, तो परसेंटेज W by W की वैल्यू 15/2 दैट इज 7.5 आई, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, 0.26 इज इक्वल टू 0.52 इंटू मोलैलिटी निकाल लिया, ठीक है, और यहां से फिर आप परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट कैन बी डन। लेकिन वही बात है कि मोलैलिटी का डेफिनेशन आपको वहां लगाना पड़ेगा कि इतने मोल, जैसे मान लो यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू, ये मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी हाफ, तो 0.5 मोल्स इन 1000 kg ऑफ वाटर, 0.5 मोल्स मॉलिक्यूलर वेट 150 है, तो 75 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो 75 इन 1050 सॉल्यूशन, तो 75 बाय 1050 इंटू 100 वो करोगे तो आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू 7 के करीब मिलेगा। बट वैसा तभी करना जब आपको वाकई में ऑप्शंस बहुत क्लोज मिले हुए हों, तब करना है, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने का, ठीक है। अगला देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस 1.4 ग्राम्स ऑफ विच ब्रिंग्स अ डिप्रेशन ऑफ 0.31। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, 0.31 डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू एम, मोलैलिटी के लिए आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स दैट इज 60, ठीक है। तो आपको यहां से ये चला जाएगा 6 टाइम्स, एम को इधर लाइए, ये हो गया 10 टाइम्स, ये 0 गया। सो m1 की वैल्यू जो आ गई यहां पर 140 आ गई। सो द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन क्वेश्चन इज
140। ठीक है, ये हो गया अबाउट दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -1.86, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट देकर बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, मोलैलिटी सेम होगी दोनों की क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। तो पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर, डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर हम सबसे पहले मोलैलिटी निकालेंगे। तो फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन 0 से -1.86 मतलब 1.86 का डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। यहां से एम की वैल्यू अगर निकालें तो ये 1 आ जाती है। एम की वैल्यू अगर निकालें तो ये 1 आ जाती है। और यहीं से अगर अपन डेल्टा टीबी निकालें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी देखो दे रखा है 0.52 इंटू एम की वैल्यू यहां से हमने निकाली 1, तो एलिवेशन आया 0.52 का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री तो प्योर का होता है, उसमें 0.52 का एलिवेशन, सो दैट इज 100.52 डिग्री सेल्सियस। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एलिवेशन कितना होगा ये बताइए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, हाउ मच ग्लाइकॉल शुड बी एडेड टू 5 लीटर वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। अगेन डिप्रेशन का क्वेश्चन है। -6 का मतलब हो गया डेल्टा टीएफ की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 0 डिग्री से 6 का डिक्रीज है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ की वैल्यू है 1.86 इंटू एम, मोलैलिटी के लिए हाउ मच ग्लाइकॉल, तो मास ऑफ ग्लाइकॉल इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 62 इंटू 5 लीटर्स ऑफ वाटर है तो वो 5000 ग्राम्स होगा। ये हो गया कैंसल। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे। 62 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, और मास ऑफ सॉल्यूट जो आप यहां पर ऐड करेंगे वो होगा 1000 ग्राम पानी, सॉरी 1000 ग्राम ग्लाइकॉल। तो जब आप 1000 ग्राम ग्लाइकॉल यहां पर ऐड करेंगे तो जाकर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो बनेगा तो उसके अंदर आपको -6 डिग्री का डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के और देखेंगे हम अगले सेशन के अंदर, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।